हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं एम के यादव आप लोगों के बीच 10th क्लास को लेकर के आया हूँ। उसमें भी हो जो 10th क्लास में फिजिक्स को लेकर के आया हूँ। फिजिक्स में भी जो क्रैश कोर्स कहते हैं, जिसको आप क्वेश्चन बैंक कहते हैं, जो मार्क पावर होता है, इस चैप्टर का निचोड़ जो होता है, सारांश जो होता है, संक्षेप में जो होता है, मार्क पावर जो होता है, क्रैश कोर्स जो होता है, उसी चीज़ को इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो आप चाहते हैं कि वीडियो का पूरा फायदा उठा सके, पूरा मार्क ला सके, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश जो है हमेशा चैप्टर है फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में गमन करती है। तो सीधी रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन तरह के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर हो, पैरेलल हो, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कभी कभार आप लोग साइकिल चलाते होंगे, तब जब एक दूसरे के बराबर में होते हैं तो उसको यदि साइकिल को प्रकाश मान के चलिएगा, तो उस टाइम में जो आप साइकिल चलाते हैं एक दूसरे के बराबरी में रह करके, वह समांतर जो है किरण पुंज का उदाहरण हो गया। दूसरा आपका है अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं से चल करके एक बिंदु पर जमा होती है, एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर एकत्रित होती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज या संतृप्त किरण पुंज कहते हैं। तीसरा है आपका अपसारी किरण पुंज। यह है आपका जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलती है या फैलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अभी हम समझे थे समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के पैरेलल रहेगा, समांतर रहेगा, तो उसे समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण विभिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलेगा, तो उसे अभिसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से फैलने का काम करेगा, विभिन्न दिशाओं में फैलने का काम करेगा एक बिंदु से, या फैलता हुआ प्रतीत होगा एक बिंदु से, तो उसे जो है अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, जो सूर्य से रोशनी आता है, सूर्य से रोशनी आता है, वह किस किरण पुंज का उदाहरण है? तो वह आपका समांतर किरण पुंज का जो है उदाहरण है। वह समांतर किरण पुंज का। अभी मैंने किरण पुंज को पढ़ लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक्स है प्रतिबिंब, इमेज। प्रतिबिंब आपको दो तरह के होते हैं। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, और दूसरा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो इस दोनों टॉपिक को इधर समझते हैं। पहले प्रतिबिंब समझते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जब दो परावर्तित किरण मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आगे इस बात को क्लियर कर देंगे, प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज की मतलब जो है इमेज से आपको क्लियर कर देंगे। बट यहाँ पर ध्यान देख के चलिए, जब दो परावर्तित किरण वास्तव में मिलती है या मतलब मिलती हुई प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वहां पर वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब आपका दो तरह के होते हैं। नंबर 1 वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, नंबर 2 काल्पनिक प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। इसको आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसको आभासी प्रतिबिंब। परावर्तन के बाद वास्तविक प्रतिबिंब को एक बार देखते हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद कम से कम जब दो परावर्तित किरण वास्तव में मिलती है, तो उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि मिलता हुआ प्रतीत होता है, आभासी रूप से मिलाने पर जो है मिलता है, तब वस्तु का उस बिंदु पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि दर्पण से परावर्तन के बाद जब दो परावर्तित किरण वास्तव में मिलता है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि परावर्तन के बाद नहीं मिलता है, उसको पीछे डॉट डॉट करके बढ़ाने पर मिलता है, तो वहां पर जो है वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
वहां पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सूता चो क्या भाई तो रिक्शा गलो तू। यहाँ से अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव पर बात करते हैं। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में जो है स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में गमन करती है। ये आपका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। अभी बात किए थे प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का पहले बात करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ऑलवेज हमेशा जो है उल्टा होता है। ये बात यहाँ पर जो है याद रखने के योग है, ये एग्जाम में ज्यादा पूछता है। वास्तविक प्रतिबिंब, दोस्तों इस बात को अच्छा से जो है याद रखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, एग्जाम के लिए जरूरी है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं और जो है वास्तविक प्रतिबिंब केवल आपका अवतल दर्पण और जो है उत्तल लेंस में बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब केवल अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में बनता है। इसका जस्ट अपोजिट काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब सभी दर्पण और लेंस में बनता है। सभी दर्पण और लेंस में बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। मुख्य रूप से तीन अंतर लिखना होता है और तीनों अंतर जो है आप आसानी से कर सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। ये टॉपिक इस चैप्टर को समझने के लिए, अच्छा तरह से याद करने के लिए, क्वेश्चन पूरा याद रहे, इसके लिए इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसको किस चीज से सूचित किया जाता है। तो इस बात को पहले आप याद कर लीजिए। वस्तु की दूरी को U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, आवर्धन को M से सूचित करते हैं, ध्रुव को P से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं, फोकस बिंदु को कैपिटल F से सूचित करते हैं, बड़ा F से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को छोटा f से सूचित करते हैं और फोकस बिंदु को बड़ा F से सूचित करते हैं। ये सूचित करने वाला बात जो है आप याद रखिएगा। वस्तु की दूरी को U से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को V से सूचित करते हैं, यानी कि फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं। इस तरह से ये सूचित करने वाला बात को जो है आप याद कर लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन में इस चीज को इससे सूचित करते हैं, लेकिन फिजिक्स का चैप्टर बदलने से, विषय बदलने से सूचित करने का मान जो है बदल जाता है। 9th के फिजिक्स में विराम और गति में U का मतलब प्रारंभिक वेग और V का मतलब जो है अंतिम वेग हो जाता है। इसीलिए इस चैप्टर के लिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए, U का मतलब वस्तु की दूरी, V का मतलब जो है प्रतिबिंब की दूरी, इस तरह से नीचे जो है सभी चीज को सूचित करते हैं। अब इधर थोड़ा साइड से चिन्ह परिपाटी आखिर होता है क्या, इसको समझना जरूरी है, इसीलिए जो है इधर साइड में समझने का प्रयास करते हैं। चिन्ह परिपाटी नाम से ही लग रहा है कि चिन्ह के बारे में, साइन के बारे में जो है, यानी कि निगेटिव पॉजिटिव के बारे में जो है ये बताता है आपको। तो दर्पण में जो है सभी दूरी ध्रुव से मापा जाता है। पहला पॉइंट, दर्पण में जो है सभी दूरी ध्रुव से मापा जाता है। ध्रुव को एक अस्थायी बिंदु माना जाता है। दर्पण में जो है ध्रुव अस्थायी बिंदु होता है और सभी दूरी को जो है ध्रुव से मापते हैं, यानी कि P से मापते हैं, पोल से मापते हैं। दर्पण में सभी दूरी ध्रुव से मापते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रकाश के गमन के दिशा में, प्रकाश जिस डायरेक्शन में जाएगा, प्रकाश के गमन की दिशा में नापी गई दूरी पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, और प्रकाश के गमन के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। और प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत दूरी जो है, प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत दूरी जो है, जैसे इस फिगर के माध्यम से अभी बताते हैं, ये आपका प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष के ऊपर जो है ये जो लंबवत दूरी जो है, इसका हाइट जो है
हाइट जो है ये पॉजिटिव होगा और प्रधान अक्ष से नीचे लंबवत डिस्टेंस जो है ये निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। प्रधान अक्ष से नीचे की लंबवत दूरी निगेटिव होगा। ये आपकी जो है चिन्ह परिपाटी हुआ, चिन्ह परिपाटी जो है आपकी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका दर्पण, मिरर। जब किसी शीशा को, कांच को एक तरफ से एजी से, जब किसी शीशा को जो है, शीशा को, कांच को एजी से यानी कि सिल्वर से रंगते हैं, सिल्वर से, एजी से, रजत से रंगते हैं, चांदी से ओरिजिनल चांदी नहीं होता है। जब किसी मतलब कांच को एजी से, सिल्वर से रंगते हैं तो वह जो है दर्पण का जो है निर्माण करता है। यदि वह कांच प्लेन होता है तो उसको प्लेन मिरर, समतल दर्पण कहते हैं। यदि कांच गोला होता है तो उसको गोलीय दर्पण कहते हैं। यदि कांच परवल के आकार का होता है तो उसको आकार के आधार पर नाम दिया जाता है। यदि समतल कांच है तो उसको यदि एक तरफ से एजी से रंगेंगे तो उसको समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण को इस तरह से परिभाषित करेंगे, जब किसी कांच के एक भाग को एजी से, सिल्वर से जो है कलई किया जाता है तो उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण की आकृति यदि समतल है तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। दर्पण की आकृति यदि गोलाकार है तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण जो है आपका, गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा जो है उत्तल दर्पण। यानी कि गोलीय दर्पण आपका दो तरह का होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। यानी कि दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कोई भी दर्पण है उस दर्पण के मध्य बिंदु को जो है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव इंग्लिश में पोल कहते हैं, POLE, इसीलिए ध्रुव को P से सूचित किया जाता है, ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ये जो आपका दर्पण है, गोलीय दर्पण है, ये जिस गोला से बना होगा उसके केंद्र को जो है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोला से बना होता है, जिस गोला से बना होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि इसका फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगा। यानी कि ये आपका दर्पण है, यदि जो गोला होगा उस गोला का जो केंद्र होगा उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। तो आप जैसे वृत्त में पढ़े होंगे, वृत्त में जस्ट लाइक समझिएगा, वृत्त के मध्य बिंदु को केंद्र कहते हैं। केंद्र से ये जो है आपको चारों साइड घुमा हुआ, इसको परिधि कहते हैं, परिधि कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। ठीक उसी तरह से दर्पण जिस गोला के बने होते हैं उस गोला के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं और वक्रता केंद्र से ये जो है ध्रुव के बीच की डिस्टेंस को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या हो गया आपका, वक्रता त्रिज्या R हो गया, वक्रता त्रिज्या R हो गया। शुरू करो। अभी हमने देखे थे, ध्रुव को समझे थे, ध्रुव यानी कि पोल को समझे थे, वक्रता केंद्र C और वक्रता त्रिज्या R को समझे थे। अभी आप बात करते हैं प्रधान अक्ष का, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कहते हैं, उसको बात करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए ये छोटा छोटा पॉइंट जो है इसको समझना जरूरी है। इसीलिए हम तो चाहते हैं कि चैप्टर जो है जल्दी में कवर हो जाए, जल्दी में समझना जरूरी है। इसीलिए इस छोटा छोटा पॉइंट को लेते चलते हैं। तो हम बात करते हैं प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष का बात करते हैं। वैसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरती है, वैसी रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर के गुजरती है, उस रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, वैसी रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है,
उसे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब जो है ये किरण को थोड़ा सा जो है किरण आरेख को समझिए। प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर प्रधान अक्ष के पैरेलल दर्पण पर आपतित होता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को फोकस बिंदु, ये आपका वक्रता केंद्र है, ये जो है आपका फोकस बिंदु कैपिटल एफ हो गया। और इस फोकस बिंदु से ये जो है आपका ध्रुव के बीच के डिस्टेंस को फोकस दूरी कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, नेक्स्ट चित्र में समझिए, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होती है दर्पण पर, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण पर आपतित होती है तो उसी पथ पर जो है वापस लौट जाती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। आगे बात करते हैं, यानी कि सभी दर्पण एवं लेंस में, ध्यान से समझिएगा, सभी दर्पण और लेंस में जो है वस्तु की दूरी u जो है u निगेटिव होता है। इस बात को आप जो है याद रख लीजिए। सभी दर्पण और लेंस में वस्तु की दूरी जो है निगेटिव होता है। अभी बात कर रहे हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण में वस्तु का दूरी तो सभी दर्पण और लेंस में निगेटिव होता है। प्रतिबिंब का दूरी की बात करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी जो है अवतल दर्पण में पॉजिटिव भी होता है और अवतल दर्पण में निगेटिव भी होता है। और फोकस दूरी ये हमेशा निगेटिव होता है अवतल दर्पण में। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का, बात कर लेते हैं। उत्तल दर्पण में जो है u जो है आपका सभी दर्पण एवं लेंस में जो है u निगेटिव होगा और v जो है और इस दर्पण में पॉजिटिव होगा, यानी कि उत्तल दर्पण में भी पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण में f जो है आपका f पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण में f जो है पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण हो गया ये, और ये जो है आपका अवतल दर्पण हो गया। यदि आपको वीडियो देखने में परेशानी होता है तो पेन पेपर ले करके बैठे और जो है वीडियो को रोक करके आप जो है लिख सकते हैं, अच्छा से समझ सकते हैं। तो यहाँ से आगे आप बात करते हैं। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण का, प्लेन मिरर का। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसा दर्पण जिसका निर्माण जो है प्लेन कांच को एक तरफ से रंगने से होता है, उस दर्पण का बात करते हैं समतल दर्पण का। जिसका उपयोग घर में चेहरा देखने में करते हैं, उसके गुण, उसके प्रॉपर्टी, उससे जो क्वेश्चन आता है उस पर चर्चा करते हैं। समतल दर्पण में हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यहाँ से ये दोनों जो है ऑब्जेक्टिव हो गया। समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु रहता है ठीक उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। यानी कि समतल दर्पण में u और v जो है बराबर होता है। समतल दर्पण में u और v जो है बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो है बराबर होता है। दूसरा बात, समतल दर्पण में जो है जितना बड़ा वस्तु होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, जितना बड़ा वस्तु होता है ठीक उतनी ही बड़ी जो है इधर प्रतिबिंब बनता है। इधर जो प्रतिबिंब बनता है वह भी उतनी ही बड़ी बनती है। इमेज की हाइट भी ठीक उतनी ही बनती है। इसीलिए समतल दर्पण की आवर्धन जो है +1 के बराबर होता है। समतल दर्पण की आवर्धन जो है
+1 के बराबर होता है। अभी हमने बात किए थे समतल दर्पण का, उसमें जो याद करने योग्य बात है उसको याद करते हैं, उसको देख लेते हैं एक बार। समतल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। और समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु होता है ठीक उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। तीसरी बात, समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होता है। वस्तु की हाइट और जो है प्रतिबिंब की हाइट दोनों जो है बराबर होता है। इसी कारणवश समतल दर्पण का आवर्धन जो है, रेखीय आवर्धन जो है +1 के बराबर होता है, क्योंकि आवर्धन को m से सूचित करते हैं। m बराबर h' होता है। ये दोनों बराबर होता है, दोनों बराबर होता है, इसीलिए दोनों के बदला में सेम चीज दीजिए। ये कट करके जो है आपको 1 हो जाता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन आपको +1 के बराबर होता है। समतल दर्पण में एक और बात होता है कि वस्तु का थोड़ा सा जो है उल्टा प्रतिबिंब जो है दिखाई देता है। जैसे मैंने इस कान पे मार्कर रखा तो मेरा वीडियो जो है साइड चेंज करके जो है मेरा फोटो जो है, इमेज जो है मेरा फोटो दर्पण में जो है समतल दर्पण में वह थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। वह इधर पलट करके उसके इस कान पे मारकर आ जाता है। थोड़ा सा जो है इमेजिंग घटना होता है समतल दर्पण के साथ, जिसको पार्श्व उल्टा कहते हैं। इसको आप दर्पण से प्रयोग करके देख सकते हैं। जैसे इस तरह से ए लिखा हुआ है तो दर्पण में देखिएगा, समतल दर्पण में देखिएगा, ये आपको जो है ए तो जो है ऐसे ही दिखाई देगा। जैसे दर्पण में बी देखिएगा, बी देखिएगा तो दर्पण में आपको बी जो है इस तरह से दिखाई देगा, बी जो है इस तरह से दिखाई देगा दर्पण में। वास्तव में बी ऐसा होता है, वो सॉरी गलत कर दिए हैं, बी जो है आपको इस तरह से दिखाई देगा, थोड़ा सा उलट जाता है, जिसको पार्श्व उल्टा कहते हैं। समतल दर्पण में वस्तु का थोड़ा सा डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है, जिसे पार्श्व उल्टा कहते हैं। यदि समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। जैसे कि मैं 6 फीट का हूं तो मैं अपना पूरा फोटो समतल दर्पण में देखना चाहता हूं तो दर्पण की ऊंचाई जो है कम से कम 3 फीट की जो है होनी चाहिए। यानी कि मतलब किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए दर्पण की हाइट वस्तु के हाइट के आधी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है, रिपीट करते रहता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो पहले इस बात को याद कर लीजिए कि दर्पण में जो है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा और सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के दृष्टिकोण से ये जो आपका अभिसारी वाला बात है, इसको पहले इसलिए पढ़ाए थे कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे जो है आपको 1 ना 2 मार्क जो है बिल्कुल आसानी से आएगा। और इस टॉपिक से आएगा ये अभिसारी जो होता है, अपसारी जो होता है, जो आपको वीडियो शुरू होने के टाइम पे पढ़ाए थे, उसका जरूरत अभी पड़ गया है। तो पहले याद कर लीजिए ऑब्जेक्टिव के रूप में कि अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण कहते हैं, और जो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ये दोनों जगह से एक एक ऑब्जेक्टिव जो है आपको तैयार हो रहा है। दर्पण में अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, और लेंस में उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। पहले दर्पण में याद रखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। इस अवतल दर्पण में मतलब जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि हम पीछे बताए थे। तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वह सभी दर्पणों में छोटा बनता है या वस्तु के बराबर आकार का बनता है,
लेकिन अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है। इसी कारण से इस अवतल दर्पण का उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, सैलून के क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि सभी दर्पण में तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सभी दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से बराबर बनता है या वस्तु से छोटा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में आपका काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। इसीलिए अवतल दर्पण का ही उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने में किया जाता है। इसी कारण से इसका उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, आंख इत्यादि को देखने में किया जाता है। ये इसका उपयोग जो है आपको बार बार पूछता है, इसीलिए इस उपयोग को याद रखिएगा। अवतल दर्पण का ये गुण होता है कि प्रकाश को जो है एक जगह पर एकत्रित कर देता है, जमा कर देता है। इसीलिए इसका उपयोग प्रकाश को एकत्रित करने में भी किया जाता है, प्रकाश को संतृप्त करने में भी किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग इसी कारणवश से जो है सोलर प्लेट, सोलर भट्टी इत्यादि विभिन्न जगहों पर जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बड़ा है, जैसे गाड़ी के हेडलाइट जो है अवतल होता है, सर्च लाइट, परावर्तक सतह लैंप इत्यादि में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। यहाँ पर मुख्य उपयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, और जो है प्रकाश को एकत्रित करने में सोलर प्लेट, सोलर कुकर, सोलर भट्टी, यानी कि सूर्य की रोशनी को सोलर प्लेट में अवतल तरह का कुछ लगाया जाता है, वहाँ पर अवतल का जो है उपयोग होता है। ये सब उपयोग जो है यहाँ पर जो चीज़ लिखा गया है ये आपके लिए अवतल दर्पण से ज़रूरत की चीज़ है। 10th के लिए, 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए, मार्क के लिए इस वीडियो को जो है आप इन तक देखिए। यदि आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है, ज़रूरत का चीज़ है, तो यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है आपको निगेटिव होती है, और इसकी वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव होती है। क्योंकि फोकस दूरी के दोगुनी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दोनों डिस्टेंस ही है, इसीलिए फोकस निगेटिव है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या आर भी जो है आर भी निगेटिव है। आपका उत्तल दर्पण यहाँ से जो है बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो गाड़ी के साइड मिरर में जो है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस बात को आप अभी याद कर लीजिए। गाड़ी के साइड मिरर यानी कि गाड़ी में जो है साइड में लगा हुआ रहता है आईना, जिससे पीछे की गाड़ी को देखते हैं। यहाँ पर वर्ड भी चेंज कर देता है। गाड़ी के जो है पश्चिम दृश्य को देखने के लिए जो है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यानी कि गाड़ी की साइड मिरर बोले या पश्चिम दृश्य की बात करें, तो गाड़ी के साइड मिरर या पश्चिम दृश्य में जो है आपका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा बनता है, और जो है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसीलिए इसकी वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होती है। तो अभी हम देखे थे उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। दूसरा, इसकी फोकस दूरी जो है पॉजिटिव होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या भी पॉजिटिव होती है, और इस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण, उत्तल दर्पण को ध्यान से समझिए। इस बात को आप ध्यान से समझिए कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, जस्ट इसका अपोजिट लेंस में चले जाइए, तो जो है आपका अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस कहते हैं।
अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये 10th के लिए साइंस के लिए जो है 10th के साइंस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप बिलीव करके इसको याद रखिएगा, विश्वास करके इसको पढ़िए, इसको याद रखिए। यानी कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी और ये क्वेश्चन यहाँ से आपको सब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों। इस चीज को अभी तुरंत जो है आपको बताते हैं, ध्यान से इन तक बने रहिएगा। अगला टॉपिक है आपका क्वेश्चन कि अवतल दर्पण को अभी जस्ट पढ़े थे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको याद करने के लिए बोले थे। ये सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्यों। तो ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के, यानी कि ये आपका प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जो है प्रधान अक्ष के पैरेलल जो है दर्पण पर आपतित होती है, तो वह परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर के जो है गुजरती है, फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के पैरेलल आपतित होती है तो परावर्तन के बाद जो है फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है, फोकस बिंदु पर जमा हो जाती है, फोकस बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, फोकस बिंदु पर जो है सभी प्रकाश की किरण एकत्रित हो जाती है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, भाषा में अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से, यहाँ पर दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु पर जमा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। पीछे हम बताए थे जब पैरेलल होता है तो उसको पैरेलल किरण पुंज कहते हैं। जब एक बिंदु पर जमा हो जाती है, एकत्रित हो जाती है, तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अवतल दर्पण में यही बात होता है, जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के पैरेलल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस बिंदु पर एकत्रित हो जाती है, जमा हो जाती है। इसीलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। आशा करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन का बात करते हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं क्यों। इसका आंसर बिल्कुल इजी है। आप मेरे साथ बोर्ड की तरफ देखिए, ध्यान से देखिए और समझने का जो है प्रयास कीजिए कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, ये जो प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर जो है दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह जो है फैल जाता है। जब परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ दर्पण पर जो है आभासी फोकस बिंदु पर जो है आभासी रूप से मिलता हुआ प्रतीत होता है और उस जगह से फैलता हुआ नजर आता है। एक बार फिर से समझिए, जब प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह जो है फोकस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है, दिखाई देता है, अनुभव होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। सेम यही चीज जो है आपको भाषा में लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से
दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत होता है, होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि आवर्धन से आप क्या समझते हैं। आवर्धन को आप परिभाषित करें, आवर्धन क्या है। तो ये बिल्कुल इजी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, रेशियो को आवर्धन कहते हैं। यानी कि प्रतिबिंब की हाइट और वस्तु की हाइट के अनुपात को, रेशियो को, बटे को जो है आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को एम से सूचित करते हैं। ये आपका हाइट जो है, हाइट, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई इत्यादि दूरी होता है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। नीचे भी दूरी है, ऊपर भी दूरी है, दोनों का यूनिट जो है सेम होगा। इसीलिए आवर्धन का जो है मात्रक नहीं होता है। आवर्धन मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि आवर्धन मात्रकहीन और विमाहीन भौतिक राशि है। एक बार फिर से देखें, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन जो है मात्रकहीन और विमाहीन राशि है। दर्पण में आवर्धन जो है एम जो है, एम इसका फार्मूला होता है H'/H, या इसका दूसरा फार्मूला होता है -V/U दर्पण के लिए। यानी कि दर्पण में आवर्धन H'/H प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, या प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के निगेटिव को, यानी कि यहाँ पर माइनस होता है दर्पण में, इसके जो है अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये आपका आवर्धन की फॉर्मूला हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे। इसको समझने से पहले प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। लाइट का, प्रकाश का, रोशनी का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। यानी कि लाइट को जब किसी सतह पर देते हैं तो उस सतह से टकराकर जो प्रकाश लौटता है, रिप्ले जो होता है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सतह है, मान लीजिए ये जो है जिस सतह से प्रकाश लौटता है, परावर्तित होकर के उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। ये जो है आपका परावर्तक सतह है। यहाँ पर जो ये प्रकाश आपतित हुआ और जो है इस सतह से टकराने के बाद ये इस डायरेक्शन में चले जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये फोटो आवे छे, प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये आपका जो है आपतित किरण हो गया। आपतित किरण, परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण, और यहाँ टकराने के बाद जो इस डायरेक्शन में किरण जाता है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक सतह से टकराने के बाद किरण जिस डायरेक्शन में जाता है उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण, ये जो है आपतित किरण, इसको परावर्तक सतह नाम दे देते हैं। परावर्तक सतह, यानी कि वैसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को, परावर्तक सतह की तरफ जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु को छूती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो आपका बिंदु हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, इंसिडेंट पॉइंट हो गया। ये आपतित किरण, इंसिडेंट रे, यानी कि वैसा किरण जो परावर्तक सतह की ओर आती है
उस किरण को आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और यहाँ से परावर्तन के बाद जो है, आपतन के बाद जो इस डायरेक्शन में किरण जाता है, इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और ये आपतन बिंदु जो है, इस पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ये आपका जो है अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। ये आपका आपतित किरण और ये अभिलंब, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये जो है आपका आपतन कोण हो गया। आपतन कोण को छोटा आई से सूचित करते हैं। ये आपका आपतन कोण हो गया। दूसरा बात करते हैं इधर, ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसको परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपका परावर्तन कोण आर हो गया, परावर्तन कोण आर हो गया। यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण आर हो गया। अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। यदि इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, तो यहाँ से ये 3 मार्क का ये क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने का चांस बिल्कुल रहता है और इजी है। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं। वैसा सतह जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतन के बाद किरण जिस डायरेक्शन में जाता है, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये किरण आपका परावर्तित किरण हो गया। यानी कि आपतित किरण परावर्तक सतह को जिस बिंदु पर छूती है, वह बिंदु जो है, ये बिंदु जो है आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसे आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसको परावर्तन कोण आर कहते हैं। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझने का ये जो है छोटा छोटा पॉइंट है। ये बात समझ गए तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को आप समझ गए हैं। तो अब इधर चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए जो है फिक्स हो गया। प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन एक जो है 10th के लिए फिक्स है, गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब नियम का बात करते हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब जो है, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया है, तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही स्थान पे होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम, ये जो है आपतन कोण आई, इस आपतन कोण आई का मान जो है बराबर होता है परावर्तन कोण आर के मान के। आपतन कोण आई का मान जो है बराबर होता है परावर्तन कोण आर के मान के बराबर। यही जो है आपका परावर्तन का नियम हुआ। आगे बात करते हैं। अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चन शेष रह गया है, उस पे बात करते हैं। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को दर्पण सूत्र कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए है। यानी कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को दर्पण सूत्र कहते हैं। ये आपका दर्पण सूत्र हो गया। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 मार्क, सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ये पूछेगा कि दर्पण सूत्र को साबित करे, दर्पण सूत्र को जो है सिद्ध करे। तो वह यदि आपको सिद्ध करने के लिए होगा तो अगले वीडियो में बताएंगे। ये वीडियो जो है थोड़ा बड़ा हो गया है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका है, F बराबर जो है R/2 बोलेगा कि किसी दर्पण का नाम दे देगा। जैसे बोलेगा कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 को साबित करे, या बोलेगा कि उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 को साबित करे।
तीसरा फार्मूला जो है आपको गणितीय फार्मूला सब इसमें अब बचा हुआ है। जैसे आवर्धन का सूत्र होता है -v/u h'/h, यानी कि ये आवर्धन सूत्र को किसी भी दर्पण में साबित करे। ये सारा क्वेश्चन जो है आपको बचा हुआ है। इसको होगा तो अगले वीडियो में बता देंगे। यानी कि इस चैप्टर को लगभग में जो है कंप्लीट कर दिया है। इस चैप्टर को जो है हम अभी यानी कि कितना मिनट बोले, 45 मिनट में जो है 3 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चन को यानी कि एग्जाम के पर्पज से बाकी सभी टॉपिक को पढ़ लिए हैं, अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और अच्छी तरह से समझा दिए हैं। तो आपके लिए जो है जरूरत का काम है, पहले जैसे प्रतिबिंब पढ़ाए थे तो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में पहला क्वेश्चन हो गया आपको, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में आप अपने से अंतर डिफरेंट जो होता है उसको लिखिए। दूसरा क्वेश्चन इससे आप लिख लीजिए, यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो डिफरेंट है उसको आप अपने से लिख लीजिए। और तीसरा क्वेश्चन जो है F बराबर जो है R/2 होता है। इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ये स्मॉल f है, यानी कि ये छोटा f यानी कि ये फोकस दूरी है। फोकस दूरी छोटा f बराबर होता है बड़ा R/2, यानी कि F बराबर R/2। ये आपका फार्मूला होता है। इसी फार्मूला को आपको जो है भाषा में बोलेगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के होती है। नीचे आपको ऑप्शन रहेगा आधी, चौथाई, तिहाई, इस तरह से 3-4 ऑप्शन रहेगा। उसमें एक को जो है चूज करना है। ये बताता है, ये F जो है आपका फोकस दूरी हो गया, ये जो है फोकस दूरी हो गया, ये जो है आपका वक्रता त्रिज्या हो गया। कहता है कि फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या के आधी के। फोकस दूरी जो है बराबर होता है वक्रता त्रिज्या के आधी के, या इसको उल्टा के बोलेगा वक्रता त्रिज्या जो है ये R बराबर होता है फोकस दूरी के 2 गुनी के, यानी कि वक्रता त्रिज्या बराबर होता है फोकस दूरी के 2 गुनी के। यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है या बोल देगा कि इस फार्मूला पर एक दर्पण का फोकस जो है एक अवतल दर्पण का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछ देगा। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम पीछे बार बार बताए थे कि अवतल दर्पण का फोकस जो है ये निगेटिव होता है। तो फोकस जो है -50 सेंटीमीटर हो जाएगा। R निकालने के लिए बोल रहा है, तो R बराबर 2F होता है, यानी कि 2F बराबर R होता है। यहाँ पर जो है 50 -50 गुना 2 हो जाएगा, यानी कि F गुना 2 कर दो, वक्रता त्रिज्या निकल जाएगा। या वक्रता त्रिज्या मांग रहा है तो F गुना 2 करो, और फोकस दूरी मांगेगा तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर दो। जैसे बोलेगा कि एक दर्पण की वक्रता त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर है तो इसका फोकस कितना होगा, तो 100 का आधा कर देंगे, उसका फोकस 50 हो जाएगा। इसी तरह से इस वीडियो को जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जानकारी दें।